नीतीश का यूं चले जाना किसी को समझ नहीं आ रहा। कि नीतीश कुमार इस तरीके से एनडीए से निकले थे जैसे कि वो नरेंद्र मोदी के सीक्रेट एजेंट हो। नीतीश कुमार के चले जाने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन ढांचे के रूप में है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये तो नरेंद्र मोदी की स्मार्टनेस कही जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस गेम को समझ नहीं पाई। जैसे आप नहीं समझ पाए, मैं नहीं समझ पाया, कांग्रेस भी नहीं समझ पाई इस गेम को। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नीतीश चले गए तो एक जो एक हवा बन रही थी, जिसको मैं कहूँगा हवाई शक कहूँगा, उसको धक्का पहुंचा। इसकी धक्के की भरपाई कैसे करेगा अब इंडिया गठबंधन? ये जो मौजूदा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट मई 2024 तक है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद में बिहार में फिर से राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदलेगा। ये माना जा रहा है कि लालू के बाद तेजस्वी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे नेता ही नहीं होंगे कोई। ईडी की कार्रवाई होगी और उसमें कोई भी उसके लपेटे में आ सकता है। सरकार की क्या योजना है इसके बारे में तो हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये कार्रवाई झारखंड की तरफ भी चल रही है, मुख्यमंत्री गायब है, हेमंत सोरेन। हाँ, वो तो दिल्ली आवास पे अभी ईडी गई थी तो वहां पे सोरेन नहीं मिले। अभय जी, सब बड़े नेता जेल में होंगे, चुनाव ऐसे होगा? लोकतंत्र के लिए तो अभय जी ठीक नहीं है ना कि सब नेताओं को इस तरह बेईमान साबित करने के लिए उनको जेल भेज दो, उनको प्रताड़ित देखिए, करो। एक लंबा प्रोजेक्ट है, चल रहा है। नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था कि नीतीश कुमार को अचानक ये हुआ क्या। कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था, कोई इतनी बड़ी रणनीति नहीं थी कि आखिर इतनी जल्दी उन्होंने पाला बदला कैसे? क्या खेल था? आज मैं अभय दुबे जी का इंटरव्यू आपको सुनवा रहा हूँ। अभय दुबे जी आप सब जानते हैं, देश के जाने माने बड़े पत्रकार हैं, कई किताबें लिखी हैं, देश के बड़े बड़े टीवी चैनल में आप उनको देखते रहते हैं। राजनीति का, समाजशास्त्र का जितना अध्ययन उन्होंने किया है, शायद ही किसी पत्रकार ने किया। मैंने उनसे विस्तार से बात की है। मैंने उनसे पूछा कि नीतीश का खेल क्या है, और उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो आपके होश उड़ा देगा कि नीतीश के पाला बदलने का खेल क्या था। नीतीश किस बात के लिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन में आए थे। साथ ही वो बताएंगे कि नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ रहा है। और इस तरह सीबीआई और ईडी लगा के जिस तरह लालू यादव से आज पूछताछ हुई है, हेमंत सोरेन को गायब है हेमंत सोरेन, या जिस तरह विपक्ष के नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पीछे लग रहे हैं, उसका जनमानस पे क्या असर पड़ता है। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। बहुत शानदार बातचीत है, पूरा सुनिएगा। राजनीति की कुछ गूढ़ बातें आपको पता चलेंगी। चलते हैं अभय जी के पास। स्वागत है अभय दुबे सर आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। नीतीश कुमार ने तो पूरी देश की पॉलिटिक्स ही चेंज कर दी। एकदम सीन ही गायब हो गया इंडिया गठबंधन का, बिल्कुल जैसे हवा से निकल गई, लोग कह रहे हैं। क्या कारण है? नीतीश की एक्टिविटी समझ नहीं पाया इंडिया गठबंधन, कांग्रेस समझ नहीं पाई, या कांग्रेस का कोई ऐसी वजह थी जिससे नाराज होकर नीतीश चले गए? नीतीश का यूं चले जाना किसी को समझ नहीं आ रहा। आपने बहुत देश के राजनेता देखे हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखा है। पहले तो ऐसी बातें हुई थी जब नीतीश नाराज हो जाए, लेकिन इस समय तो बिहार में ऐसा चल नहीं रहा था। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश अचानक क्यों अपना किनारा करके चले गए? क्या रणनीति होगी इसके पीछे? संजय जी, मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार अ, इंडिया गठबंधन छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझसे बार बार ये सवाल पूछा गया, आपने भी पूछा, हमारे अन्य मित्रों ने भी पूछा, मीडिया में जहां जहां मैं आता हूं वहां पूछा गया, मैंने लिखा भी। मेरा मानना था कि नीतीश कुमार भाजपा विरोध और नरेंद्र मोदी के विरोध की इस दूरी तक जा चुके हैं कि अब वहां से उनका वापस लौटना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं एक बात भूल गया, ये सब सोचते हुए मैं अपनी गलती कबूल करूंगा कि जब नीतीश कुमार ने 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तो उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो मैं एनडीए में नहीं रहूंगा। और नीतीश कुमार ने वास्तव में उस वक्त इस्तीफा दे दिया था एनडीए से। वो एनडीए से बाहर निकल आए थे और बाहर निकलकर उन्होंने चुनाव लड़ा। लालू यादव से भी उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन चुनाव में वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार गए क्योंकि कांग्रेस के विरोध में एक तरह की आंधी चल रही थी और नरेंद्र मोदी नए चेहरे थे, लोगों को लग रहा था कि ये आएंगे। उन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे और तरह तरह की जुमलेबाजी की थी, उसका फायदा भी उन्हें हुआ, उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव से समझौता किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया। ये सब बातें इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार दोबारा फिर नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे, उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी मेरे अंदाजे को उस वक्त भी उन्होंने गलत साबित किया। इस बार चूंकि मेरी इच्छा थी और मुझे अपनी इस इच्छा को कबूल करने में कोई हर्ज नहीं, कोई संकोच नहीं है
कि मैं चाहता था कि देश के लोकतंत्र में एक संतुलन कायम हो। बिल्कुल एक तरफा हो गई ये सारी राजनीति, वो सारी राजनीति बदले, विपक्ष मजबूत हो, सत्ता में जो भी रहे, जो भी विपक्ष में हो वो मजबूत हो, ताकि एक संतुलन कायम रहे। संतुलन कायम रहेगा तो हमारी भी आवाज रहेगी, हमें भी आजादी मिलेगी, ये सब। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलड़ा इस बार बदला है, कोई तर्क नहीं है उसका। इसका सिर्फ एक ही तर्क हो सकता है। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में विश्वास नहीं करता हूं। कभी मैंने ईवीएम के सवाल पे नहीं माना कि ईवीएम की वजह से विपक्ष हारता है। मैं लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस तरीके से एनडीए से निकले थे जैसे कि वो नरेंद्र मोदी के सीक्रेट एजेंट हो, अंडर कवर एजेंट होकर वो विपक्ष में आए और उन्होंने आके कुछ भाजपा की कड़ी आलोचना की, नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की, ये दावा किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन दोबारा भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। कहा है और रिकॉर्ड है उनका कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। हालांकि इससे पहले उस वक्त वो कह चुके थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी चले गए। इस बार उन्होंने जुमला बदला, हम लोगों ने उनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया, हमारी गलती है। लेकिन बिल्कुल अंडर कवर एजेंट की तरह आए, विपक्ष को उन्होंने नरेंद्र मोदी को हराने की उम्मीद बधाई और इतनी उम्मीद बधाई कि विपक्ष ने उन्हें ही जिम्मेदारी दे दी कि वो सब जगह सब लोगों को जमा करें। कांग्रेस के कहने पर मैं ये मानता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों ने उनके ऊपर विश्वास किया और उन्हें सारे देश में वो गए और विपक्ष को उन्होंने एकत्रित किया। पटना में ही उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग की आज तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं, ललन सिंह बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। और फिर अचानक वो रातों रात बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के, ऐसी कोई वजह नहीं थी। किसी भी काम में थोड़ा बहुत मतभेद वगैरह होते हैं, इतनी बड़ी कोई वजह नहीं थी कि वो पूरी तरीके से विपक्ष को छोड़कर उसी आदमी के खिलाफ चले जाएं जिसके खिलाफ वो पिछले 1.5 साल से पेशबंदी कर रहे थे, विपक्ष के सबसे बड़े प्रतिनिधि बने हुए थे। ये सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो कि नरेंद्र मोदी का सीक्रेट एजेंट हो। देखिए, कोई नई संरचना बनती है, उसके 2 रूप होते हैं। एक होता है उसका ढांचा, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर। दूसरा होता है उसके जज्बात, उसका सेंटीमेंट, उसकी भावना। नीतीश कुमार के चले जाने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन ढांचे के रूप में है, रहेगा। भाई आज भी बिहार में महागठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार के जाने से जो विपक्ष की एकता थी, उसका जो सेंटीमेंट था, उसका जो जज्बा था, उसकी जो भावना थी, उसको बहुत ठेस लगी है। और यही नरेंद्र मोदी चाहते थे कि ऐसा हो, और इसमें नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। उनका एजेंट जो उन्होंने विपक्ष के खेमे में भेजा था, जासूसी करके, भीतरघात करके, सेबोटाज करके, दोबारा फिर से उनकी सीक्रेट सर्विस में चला गया है। आपने बहुत अच्छी कही कि एक एजेंट भेजा था, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि रॉ का एजेंट गया, सीबीआई का एजेंट गया। आपने नेताओं में भी एजेंट भेजे जा सकते हैं, ये शब्द पहली बार आया। तो क्या देखिए ना, और किस तरीके से आपने हमसे सवाल पूछा कि आप बताइए कैसे समझें इस बात को। देखिए, वो अभी तक इस बात का नीतीश कुमार भी कोई प्रमाण दे पाने में असमर्थ रहे हैं कि उनके आरजेडी के साथ में कोई बड़े मतभेद थे। ये बात कहना कि साहब किसी पोस्टर में जब लोगों को नौकरियां बढ़ रही थी, शिक्षकों को नौकरियां बढ़ रही थी, तो पोस्टर में तेजस्वी यादव का चेहरा नहीं था, नीतीश कुमार का चेहरा था, इसलिए तेजस्वी यादव और उनके बीच में मतभेद हो गए। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात थोड़ी ना इसके लिए आप पाला बदल के दोबारा चले जाए। आप सोचिए, इस पे किसी बात पे, किसी निर्णय पे, प्रशासनिक बात पे कुछ हो गया, इधर उधर हो गया, ये वो बात थोड़ी ना है। या हमको संयोजक नहीं बनाया। अरे भाई, आपको संयोजक नहीं बनाया तो कितना जिस ऑनलाइन मीटिंग में जो 13 जनवरी को हुई थी, जिस ऑनलाइन मीटिंग में इनका संयोजक के नाम के रूप में नाम प्रस्तावित हुआ और राहुल गांधी ने खड़े होकर कह दिया कि ममता बनर्जी से और हम पूछ लेते हैं, क्या नीतीश कुमार को ये नहीं दिखा कि ममता बनर्जी के अलावा इंडिया गठबंधन का हर सदस्य, हर घटक दल इनको संयोजक बनाने के पक्ष में था? क्या नीतीश कुमार को ये नहीं दिखा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया और शर्त रखी कि जब तक नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं होगी तब तक हम मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी सभापति के लिए आधिकारिक रूप से घोषित नहीं करेंगे? इसलिए ये कहना कि हमारा वहां विरोध हो रहा था, ये सारी बातें गलत हैं। मेरा तो मानना है कि इनको अगर संयोजक बना दिया गया होता
ये तब भी चले जाते वापस। तो इनको एक संयोजक अगर बना दिया गया होता तब भी चले जाते, क्योंकि यही इनका एजेंडा था। इसी एजेंडे को लेके आए थे, इन्होंने अपना काम पूरा किया और उसके बाद वापस चले गए। अब फिर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए। अच्छा, मुझे बताइए कि ये तो नरेंद्र मोदी की स्मार्टनेस कही जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस गेम को समझ नहीं पाई। जैसे आप नहीं समझ पाए, मैं नहीं समझ पाया, कांग्रेस भी नहीं समझ पाई इस गेम को। कांग्रेस बिल्कुल नहीं समझ पाई। अगर कांग्रेस समझ पाई होती तो सोनिया गांधी ऐसी तजुर्बेकार नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनसे भी ज्यादा तजुर्बेकार हैं, राहुल गांधी तो मान लीजिए चलिए युवा हैं, वो इतने तजुर्बेकार भी नहीं है इस तरह की दांव घात वाली राजनीति में, लेकिन ये दोनों तो नहीं समझ पाए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इसको समझ लिया था। आप देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को आप देखिए तो ये दो नेता ऐसे थे जो कि इस बात में उनको संदेह था कि ये आदमी इंडिया गठबंधन में नहीं रहेगा अंततः। इसलिए शुरू से ही इनके संयोजक बनने के प्रति इनके अंदर एक तरह की इन्हें आपत्ति थी। इन्होंने खुल के उस तरीके से हाँ नहीं की जिस तरीके से सीपीएम वाले कर रहे थे या और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां कर रही थी। रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह की हाँ नहीं करी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अब नीतीश चले गए तो एक जो एक हवा बन रही थी, जिसको मैं कहूँगा हवाई शक कहूँगा, उसको धक्का पहुँचा। इसकी धक्के की भरपाई कैसे करेगा अब इंडिया गठबंधन? देखिए, बिहार के अंदर अभी भी मैं मानता हूं कि लालू यादव की पार्टी बहुत जम के चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन जम के चुनाव लड़ेगा। जातिगत जनगणना में आया है कि करीब 15% के आसपास बिहार में यादव है, और अगर यादवों और मुसलमानों को मिला लिया जाए, जो MY समीकरण मिला लिया जाए, तो वो 30% से ऊपर निकल जाते हैं। उसके बाद में लालू यादव के पास और भी बिरादरियां हैं, वो लोग बहुत जम के मुकाबले। ध्यान रखने की बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर आरजेडी ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरने में कामयाबी हासिल की थी। ये सही है कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव में उस तरह उसका अनुवाद नहीं होता, ऐसा नहीं जितनी सीटें लीड उस तरह हो। तो इसमें जो एनडीए है उसने अपनी ताकत जरूर बढ़ा ली है, इसमें कोई शक की बात नहीं नीतीश कुमार के वहां जाने से। अब देखना यह है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से जो समस्याएं पैदा हुई हैं, वो समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। भाई चिराग पासवान तो अभी भी कह रहे हैं कि इस आदमी के बारे में जो बातें मैं कहता हूं वो बातें मैंने वापस नहीं ली, मैं वो बातें कहता रहूंगा, वो सही बातें थी। क्योंकि जीतनराम मांझी उनको अभी भी पलटू राम कह रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को भी ये अच्छा नहीं लगा इनका आना। मदन सहनी और मुकेश सहनी को भी उनका आना अच्छा नहीं लगा। तो कम से कम जब 2019 में चुनाव लड़ा था तो एनडीए में केवल तीन शक्तियां थी। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की। इन तीनों के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया था। 17 सीटें नीतीश ने लड़ी थी, 17 सीटें नरेंद्र मोदी ने लड़ी थी और 6 सीटें रामविलास पासवान ने लड़ी थी। इन सब ने मिलकर 39 सीटें जीत ली थी। एक सीट ये लोग नहीं जीत पाए थे। इस वक्त स्थिति क्या है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दो हिस्से हो चुके हैं, एक पशुपति ग्रुप है, एक चिराग पासवान ग्रुप है। एक मुकेश सहनी की पार्टी ले ली गई है नीतीश कुमार के आने से पहले, जितन राम मांझी की पार्टी है वहां पर, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो 5 धड़े अभी मौजूद हैं जो कि जिन्हें सीटें चाहिए और जिनको भाजपा ने पहले सीटों का वायदा कर दिया है। इसका मतलब या तो भाजपा कम सीटें लड़े, देखिए अब भाजपा भी कम सीटें लड़े या नीतीश कुमार की सीटें कटें। तो अब तो एक ये समस्या है, इस समस्या का इन लोगों को सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में नीतीश के साथ में जो डील हुई है बीजेपी की, उस डील में 2025 का विधानसभा चुनाव भी शामिल है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने इस बात पर मना लिया है कि ये लोकसभा में सीटें कम ले लेंगे लेकिन विधानसभा में ये सीटें ज्यादा लेंगे। मुझे तो शक है कि विधानसभा तक ये लोग ये और बीजेपी साथ साथ चलेंगे भी। ये जो मौजूदा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट मई 2024 तक है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद में बिहार में फिर से राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदलेगा। प्रशांत किशोर ने तो आज भी यही जो आप कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कहा कि लिख के रख लीजिए कि इस बार जो है विधानसभा में नीतीश अलग लड़ेंगे बीजेपी से, और नीतीश अब तक का सबसे खराब इतिहास दोहराएंगे बिहार में। प्रशांत ने ये तक कहा कि अगर
मेरी बात अगर सही नहीं निकली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा आज तक बड़ी बात कह दी उन्होंने। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने जो बात कही है इस बात पे गंभीरता पूर्वक सोचा जाना चाहिए, इसमें दम है। क्योंकि अब नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ेंगे लोकसभा चुनाव के बाद में, तब फिर उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अब देखिए, अभी इस वक्त जो बिहार में प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है, उसके सामने राष्ट्रीय जनता दल ने धरना लगाया हुआ है। मीसा भारती वगैरह सब उसके सामने जमे बैठे हुए हैं। लालू यादव अंदर हैं ईडी ऑफिस में, 7 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ चल रही है और उनकी है तबीयत बहुत खराब। तो कुछ भी हो सकता है। वहां पे बहुत सीआरपीएफ का बहुत जबरदस्त तैनाती बढ़ा दी गई है सीआरपीएफ की, बहुत तनाव वहां बहुत बढ़ रहा है ईडी दफ्तर के सामने। जबकि लालू यादव की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम कोई भगे तो ना जा रहे, हम कल फिर आ जाएंगे आपकी, लेकिन वो ईडी वाले उन्हें अंदर रखे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाए, इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है। तो ये अब तो माना जा बिहार रहा में करो मरो वाली स्थिति हो जाएगी आरजेडी के लिए। ये माना जा रहा है कि लालू के बाद तेजस्वी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे नेता ही नहीं होंगे, क्योंकि तेजस्वी माहौल बना देते हैं। विधानसभा चुनाव में देखा हमने, जो बिल्कुल तेजस्वी बिल्कुल, देखिए ये सब लोग जिस तरह सरकार जाते ही अगले दिन ईडी ने लालू को बुला लिया, उससे ये लगता है कि ईडी अब बहुत ज्यादा तेजी के साथ ईडी की कार्रवाई होगी और उसमें कोई भी उसके लपेटे में आ सकता है। सरकार की क्या योजना है इसके बारे में तो हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन काफी कुछ होने वाला है। अगर तेजस्वी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम्म। राष्ट्रीय जनता दल पे इसका नुकसान होगा या सहानुभूति इसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मिलेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक आधार है वो बहुत मजबूत है। लालू यादव को जेल भेज दिया गया चारा घोटाले में, हम सब लोग मानते थे कि अब राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने कितना जबरदस्त नेतृत्व किया और अगला चुनाव जीतते जीतते बचे, सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। भाजपा से भी 1 सीट उनकी ज्यादा है। अब उनके पास बहनें हैं, तो मीसा भारती हैं और लोग हैं, वो लोग नेतृत्व करेंगे। मेरे ख्याल से लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई और सदस्य उनका नेतृत्व करने के लिए आ जाएगा सामने। अगर वो लोग जेल जाएंगे बाप बेटे, तो उनके प्रति हमदर्दी की लहर भी उमड़ेगी। ये कार्रवाई झारखंड की तरफ भी चल रही है, मुख्यमंत्री गायब है, हेमंत हाँ, सोरेन। वो तो दिल्ली आवास पे अभी ईडी गई थी तो वहां पे सोरेन नहीं मिले। तो ये तो पहली बार ऐसा देखिए, हो रहा है कि अभी तो ईडी के सामने पेश हुए थे, बहुत लंबी पूछताछ उनसे भी हुई थी। बीजेपी वाले तो साफ कह रहे हैं कि सोरेन की गिरफ्तारी भी तय है, होने ही वाली है। शायद क्या, सोरेन को पहले से खबर लग गई होगी कि हमारी गिरफ्तारी करने आएंगे तो हम नहीं मिलेंगे ना। तो अभय जी, सब बड़े नेता जेल में होंगे, चुनाव ऐसे होगा? ये तो हम लोग बहुत दिनों से इस संभावना के ऊपर गौर कर रहे हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी है, लालू यादव को जेल भेजने की तैयारी है, तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी है, सोरेन को जेल भेजने की तैयारी है। बहुत बड़े पैमाने पे जेल भेजने की तैयारियां हैं लोगों को। अच्छा, इसका डीके शिव जन्म, कुमार के ऊपर कर्नाटक में हाँ, बहुत दबाव है ईडी का और दूसरी जांच एजेंसियों का। तो इसका जनमानस में कैसे प्रभाव पड़ता है, मतलब जनता इसको कैसे लेती है? जन, मोदी जन, को जनता इससे नेता के खिलाफ नहीं होती। बिहार का उदाहरण इसका सबसे बड़ा सबूत है। भाई तकनीकी रूप से देखा जाए तो लालू यादव सजा याफ्ता है, कन्विक्ट है लालू यादव इस वक्त। लालू यादव चारा घोटाले में, भ्रष्टाचार के एक मामले में कन्विक्ट है, लेकिन उनका जो जनाधार है उसमें एक वोट भी कम नहीं हुआ। यहां तक कि उनकी पार्टी बहुत ताकतवर होकर उभरी है, पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। आप क्या समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी से हार जाएगी? हमसे आप अभी बॉन्ड पे लिखवा के ले लीजिए कि अगला विधानसभा चुनाव गारंटी जीतेगी आम आदमी पार्टी दिल्ली में। अगर जेल भेज दिया तो? जेल ना भेजा तब भी जीतेगी और जेल भेज दिया तब भी जीतेगी। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए तो अभय जी ठीक नहीं है ना, कि सब नेताओं को इस तरह बेईमान साबित करने के लिए उनको जेल भेज दो, उनको देखिए, प्रताड़ित करो। एक लंबा प्रोजेक्ट है चल रहा है, वो उस प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का के दूरगामी उद्देश्य हैं कुछ। उन दूरगामी उद्देश्यों को आप 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला यह है कि वो समाज को बदलना चाहते हैं, वो एक हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवादी समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सरकार सर्वोपरि हो, बाकी सब सरकार के नीचे हो, सरकार जो कहे वही सही है,
खाता ना भाई, सरकार जो कहे वही सही। और दूसरा इसका मकसद है भारतीय राज्य को बदलना, जो इंडियन स्टेट है उसको बदलना। अभी 3 स्तंभ हैं, न्यायिका, विधायिका और न्यायपालिका, न्यायिका, विधायिका और ये 3 स्तंभ हैं। इन तीनों स्तंभों का संतुलन जो है वो भारतीय स्टेट को चलाता है। अब इसके अंदर जो जिसके पास कार्यपालिका है वो सरकार, वो इन सब के ऊपर सर्वोच्च होगी, वो न्यायिका की भी स्वायत्ता ले लेगी। वो ये इंडियन स्टेट को बदलना चाहते हैं। दूसरे, भारतीय लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें विपक्ष की मौजूदगी लगभग ना के बराबर हो, शून्य हो विपक्ष की मौजूदगी। केवल औपचारिक रूप से विपक्ष रहे और औपचारिक रूप से भी ना रहे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का बनाना चाहते हैं पूरा का पूरा। यही प्रक्रिया चल रही है, ये इनका दूरगामी उद्देश्य है। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे माइक्रो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, इस जाति को पटाओ, इसको करो, उसको करो, वो सब करने में लगे हुए हैं। अभी देखिए राम मंदिर की भी कोई इस वक्त चर्चा नहीं हो रही है, उसकी तस्वीर भी नहीं टीवी पे आ रही है, सब चीजें पृष्ठभूमि में चली गई हैं। ये माना जाए कि अगर इस तरह होगा तो भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, क्योंकि भारत की खूबसूरती एक सुंदर लोकतंत्र है। भाई आघात तो पहुंच चुका है, आघात तो पहुंच चुका है। आघात की ये स्थिति यह है कि एक पार्टी जिसको 37.8% वोट मिले हैं, वो पार्टी इस तरह आचरण कर रही है जैसे उसे 100% वोट मिले हो। पूरे दक्षिण भारत में जो पार्टी है नहीं, तकरीबन दक्षिण भारत में तकरीबन ना मौजूद है, यानी देश की 130 सीटों का पूरा ब्लॉक जो है ना, उस ब्लॉक में नरेंद्र मोदी की बात कोई नहीं सुनता। दक्षिण भारत नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुनता। उत्तर पूर्व में पूरी दल बदल कर, भाजपा का मतलब है दल बदल करके आए हुए लोग, कांग्रेस से दल बदल करके आए हुए लोग, पूरे उत्तर पूर्व में ये स्थिति है। उसके बाद जो क्षेत्रीय शक्तियों की मजबूती वाले इलाके हैं, वहां भी भाजपा की दावेदारी केवल आंशिक है। केवल उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी है, वहां से वो अच्छी तरह जीतती है। सारी सीटें इसी इलाके से आती हैं। जो केवल इस इलाके की पार्टी है, वो पूरे भारत के बारे में, पूरे भारत में इस तरह से हुकूमत कर रही है, जो चुनाव प्रणाली है, जो हमारी फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, उसका फायदा उठाकर, जैसे कि सब कुछ उसी के लिए हो। पूरा मीडिया के ऊपर कब्जा कर रखा है। अगर मोदी जी एक स्क्रिप्टेड किस्म के कार्यक्रम में बच्चों से सवाल पूछवा रहे हैं, अब देखिए सब चीजें लिखी हुई होती है बच्चों के पास, एक नकली किस्म की भाषा में बच्चे लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री उनको जवाब दे रहे हैं। टीवी पे 2-2, 3-3 घंटे तक वो कार्यक्रम चलता है। तो आप टीवी एंकरों से कभी बात कीजिए, तो टीवी एंकर मुस्कुरा के निजी बातचीत में कहते हैं कि सबसे बड़े एंकर, सुपर एंकर हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, उनका भाषण शुरू हो जाता है, तो सबके एंकरों के कार्यक्रम रोक दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि एक बात मैं मजाक में कहूं कि जो एक टीवी चैनल है, इसमें मैं अक्सर जाता हूं, तो उसमें एक कार्यक्रम होता है, सास बहू और साजिश। वो बड़ा मशहूर कार्यक्रम है, उसकी टीआरपी बहुत ऊंची रहती है। तो वो ही एकमात्र कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी की टक्कर ले सकता है। सास बहू साजिश नहीं बंद होता, कोई भी आए, लेकिन बाकी सारे कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के आने में बंद हो जाते हैं। हम लोग जब जाते हैं वहां पे, तो हम लोग बैठे रह जाते हैं, नरेंद्र मोदी शुरू हो जाते हैं, हम लोग आराम से बैठते हैं कि भाई इनको सुनना है हमें। बहुत सही बात है। एक आखिरी सवाल, नीतीश के आने के बाद क्या इंडिया गठबंधन की कुछ उम्मीदें बची हैं या अब खत्म हो गई? देखिए ये सब इस बात पर निर्भर, देखिए अब इंडिया गठबंधन राज्यों में किस तरीके से अपना बंदोबस्त करेगा इसके ऊपर निर्भर है। अगर राज्यों में इंडिया गठबंधन ने अच्छा बंदोबस्त किया तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैं कहता हूं इंडिया गठबंधन के ढांचे को इतना नुकसान नहीं हुआ है। ढांचा तो वैसे कि बिहार को छोड़ के बाकी किसी जगह कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिहार में नुकसान हुआ है ढांचे को, नीतीश का तो किसी दूसरे राज्य में कोई प्रभाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के सेंटीमेंट को नुकसान हुआ है, एकता का जो जज्बा था, एकता की जो भावना थी, उसको नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, राजनीति की इतनी गूढ़ बातें हमको समझाने के लिए। थैंक यू। सुना आपने, ये तो अभय दुबे जी साफ साफ कह रहे थे कि एक एजेंट की तरह, मोदी के एजेंट की तरह नीतीश कुमार आए थे इंडिया गठबंधन में और अपना काम करके चले गए। पूरी फिल्मी कथा जैसी लगती है, लेकिन राजनीति है। मुझे जरूर बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया।
थैंक यू।